एक बहुत ही गंभीर और संगीन मुद्दा है उत्तर प्रदेश बागपत से, और दूसरा दिल्ली में जो सरकार बनाने के बारे में तरह तरह की अफवाह चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये दो मुद्दे हैं। पहले मैं संजय जी से आग्रह करूंगा कि वो बागपत वाला जो मुद्दा है उसके बारे में अपनी बात रखें। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार में जिस प्रकार से जंगल राज और गुंडा राज का आलम है, वो कल बागपत में जाकर देखने को मिला। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 2-2.5 साल के अखिलेश यादव जी की सरकार में बलात्कार की, हत्या की, लूट की, डकैती की, दंगे फसाद की घटनाएं हो रही हैं और अपराधी बिल्कुल बेखौफ हैं। अपराधियों का, अधिकारियों का और नेताओं का एक गठजोड़ बन गया है उत्तर प्रदेश में, जो मिलकर सारे अपराधों को संरक्षण देते हैं और बेखौफ सारा अपना गुंडागर्दी और अपराध करते हैं। आम आदमी पार्टी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य बागपत के श्री वीर सेन जी, जो बावली गांव के रहने वाले हैं बागपत में, वो अपने ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई लगा के बहुत सारे मामले सामने ला रहे थे। और अजीब बात यह है कि जब उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर आरटीआई लगाई और शिकायत की, तो उस पर एडीओ पंचायत श्री प्रेम शंकर द्विवेदी जी ने एक रिपोर्ट लगाई कि श्री वीर सेन जी इस गांव में रहते ही नहीं हैं। पहले तो ये बता दिया कि ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं ये निराधार हैं, गलत हैं, और वीर सेन जी तो इस गांव में रहते ही नहीं हैं, जबकि कई पुश्तों से उनका मकान है, वो वहीं रहते हैं, अपने उनके 5 लड़के हैं वहीं रहते हैं। फिर उस पर उन्होंने मुख्यमंत्री को शिकायत की, बड़े अधिकारियों को शिकायत की, तो परसों उस पर परियोजना निदेशक जो होते हैं पीडी जिले के, वो गांव में जांच करने के लिए पहुंचे थे। गांव में जांच के दौरान बावली गांव के भ्रष्टाचार जब सामने आए, तो गांव का प्रधान देशपाल अधिकारी के सामने ही वीर सेन जी को धमकाने लगा कि तुमसे मैं निपट लूंगा। उसके बाद जांच करके जब अधिकारी चले गए, फिर उस देशपाल नाम के प्रधान ने और उसके घर वालों ने पूरी तरीके से वहां तांडव रचा। वीर सेन जी को गोलियों से भून दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उनके लड़के विजेंद्र की गोलियों से भून के हत्या कर दी गई। उनका एक लड़का जो बीएसएफ से रिटायर्ड है, अश्वनी, उसके ऊपर गोली चलाई गई, उसके सर में चोट आई है, उसको गोली लगी है। वो मेरठ के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उनका एक पोता जिसका नाम विनोद है, उसके ऊपर गोली चली, उसका ऑपरेशन हुआ है, गोली निकल गई है, उसकी भी हालत गंभीर है, वो भी मेरठ के हॉस्पिटल में एडमिट है। और कल जब मैं उनके गांव में गया था, तो इतना दहशत का माहौल है कि अभी बजाय इसके कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए, जिसमें 7 अभियुक्त बनाए गए हैं इस पूरी घटना में, अभी तक सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। श्री वीर सेन जी के भाई, बड़े भाई साहब ये बता रहे थे कि पुलिस अभी ये तैयारी कर रही है वहाँ कि उनकी ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज किया जाए, अभियुक्तों की ओर से। कुछ फर्जी तरीके से अपने ऊपर चोट वगैरह बना के वो उल्टा केस भी करना चाहते हैं। हालांकि कल मेरी एडिशनल एसपी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने साफ तौर से इस बात से मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई क्रॉस एफआईआर नहीं करेंगे, लेकिन इस बात की आशंका उनके परिवार के लोग जता रहे हैं। आप उस गांव में जाएंगे, देखेंगे, क्योंकि वीर सेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे प्रधान के, उनके घर के सामने कच्ची सड़क छोड़ रखी है, दोनों तरफ सड़कें पक्की कर रखी हैं, नाली का पानी उनके घर के सामने इकट्ठा होता था। तो एक ऐसे समर्पित और एक ऐसे पार्टी के हमारे मजबूत साथी की हत्या कर दी गई। कल
पुलिस प्रशासन से मुलाकात करके उनको अवगत करा दिया गया है और हम लोगों ने 2 चीज़ें उनसे साफ तौर पे कही है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी 1 सप्ताह के अंदर की जाए और उनके परिवार के जो सदस्य बचे हैं, 3 भाई और बाकी जो परिवार के लोग हैं, उनके सुरक्षा का भी इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि पूरा परिवार और गांव दहशत में है। वहाँ एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जैसे कि वो एकदम उसके खौफ से कोई आदमी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके परिवार की भी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना को लेकर और अपराधीकरण के मामले को लेकर आंदोलन करेगी। हर जिले में पार्टी का आंदोलन होगा, ये हम लोगों ने तय किया। दूसरा मामला जिस पे हम कुछ बोलना चाहते थे वो दिल्ली में सरकार बनाने की जो कवायद चल रही है, जिसके बारे में तमाम तरह की अफवाहों का बाज़ार गर्म है। कल दिन बहुत तरह की अफवाहें चलती रहीं, शाम को कई खबरें भी आईं, हालांकि अभी तक उसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है और एक तरह से इन्हें अफवाह से ज़्यादा कोई दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन इन अफवाहों से ऐसा महसूस होता है कि जिस चीज़ के बारे में आम आदमी पार्टी बार बार चिंता व्यक्त कर चुकी है, वही दिल्ली में किसी ना किसी तरह से घटित हो रहा है। यानी कि पर्दे के पीछे खरीद फरोख्त, एमएलए की खरीद फरोख्त और एलजी के संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग करते हुए कोई ना कोई ऐसा प्रयास जिससे कि सरकार को बनाया जा सके, ऐसे प्रयास चल रहे हैं। कल जो र्यूमर्स चले थे, जिसके आधार पर कुछ खबरें भी आई थीं, उसमें ऐसा कहा गया था कि एलजी विधानसभा के फ्लोर पे बुला के सीक्रेट बैलेट से सीएम का चुनाव कर सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें चली थी। हालांकि इसमें कोई आधिकारिक बात नहीं है, किसी ना तो एलजी ने तो इसकी पुष्टि की ही नहीं है, किसी पार्टी की तरफ से, बीजेपी वगैरह की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए अभी ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है कि एलजी का ऑफिस इस तरह के असंवैधानिक काम में लगेगा। लेकिन हम स्पष्ट कर दें कि संविधान में, कानून में या कानून की व्याख्या में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि किसी भी संवैधानिक अध्यक्ष को ये अधिकार देता हो कि वो ऐसा कुछ कर सके। हमारे देश के विधान में, संविधान में और कोर्ट की व्याख्या में कहीं ऐसा कुछ नहीं है जो कि विधानसभा में या संसद में सीक्रेट बैलेट की बात करता हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारा मानना है कि एलजी का जो संवैधानिक ऑफिस है वो संविधान की, कानून की, कोर्ट कचहरी के आदेशों की मर्यादा के भीतर काम करेगा। इसको तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी और दिल्ली की जनता को वो मिलेगा जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है, यानी कि एक चुनी हुई सरकार। लेकिन पिछले 1-2 दिनों की घटनाओं से कुल मिला के यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के पास जाने को छोड़ के तमाम दूसरे विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रही है। तमाम पिछले दरवाजे के रास्तों को ढूंढा जा रहा है और जोड़ तोड़ की जिस राजनीति को रोकने के लिए दल बदल का कानून बना था, उसी तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। हम दिल्ली की जनता को आगाह करते हैं, दोबारा ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर चुनाव होने चाहिए। ये 2 बात। देखिए, उनके ऑफिस ने कल क्लैरिफाई किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट उन्होंने नहीं भेजी है। बड़ा सिंपल है। इसमें थोड़ा ऐड कर दूंगा कि उन्होंने इस पे जरूर कहा है कि कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है, पर उन्होंने कहा है कि पॉसिबिलिटीज हर चीज़ की बरकरार रहती है और अभी भी वो पॉसिबिलिटीज है।
ऐसा उन्होंने परसों एक इंटरव्यू में कहा था, जिसके बारे में हमारे साथी मनीष सिसोदिया जी ने उस इंटरव्यू के बारे में टिप्पणी भी की थी। ये शोभा नहीं देता कि किसी भी एविडेंस के बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर इन चीज़ों के बारे में स्पेकुलेट करें, इन चीज़ों को खुला रखें, और उससे कहीं ना कहीं इस आशंका को बल मिलता है कि पिछले दरवाजे से खरीद फरोख्त के सरकार बनाने की कोशिश हो रही है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास 36 से ज़्यादा एमएलए की चिट्ठियां हैं ये कहते हुए कि किसी एक पार्टी की सरकार बननी चाहिए, तो उनकी ड्यूटी बनती है वो चिट्ठियां सबके सामने रखें, और ऐसे में सरकार बनेगी, इसमें कोई कैसे रोक सकता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो ये है कि सीधे रास्ते से तो सरकार बन नहीं सकती, टेढ़े रास्तों की तलाश जारी है, और हम केवल वो कह रहे हैं इन टेढ़े रास्तों के लिए लोकतंत्र में जगह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक सवाल है, आगे चंद्रमोहन की हत्या को लेकर बहुत बवाल मचा था, कैंडल लाइट मार्च निकाला गया था। अब पता चला है कि वो खुद एक बेगुनाह को मौत घाट उतार के और कहीं और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। क्या रिएक्शन है आपको? बड़ी सीधी सी बात है, हमारे पास उनकी पत्नी आई थी, उन्होंने हमें कहा कि मेरे पति की ऐसे ऐसे मौत हुई है, कार है जली हुई है, और पुलिस इसे एक सामान्य एक्सीडेंट की तरह रिपोर्ट कर रही है। हमने ये कहा था ये एक सामान्य एक्सीडेंट नहीं दिखता, इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हमने इससे फालतू कभी कुछ नहीं कहा है, और जांच के अंदर ये पाया गया है, अब जब जांच के परिणाम आए हैं, जांच से अगर ये पाया गया है कि खुद वो व्यक्ति उसका जिम्मेवार था, जाहिर है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच में ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट की जो थ्योरी थी वो गलत थी, एक्सीडेंट नहीं थी, जघन्य अपराध था, अपराधी कोई दूसरा था। आम आदमी पार्टी ने कभी ये जानने का दावा नहीं किया है कि जांच का निष्कर्ष क्या होगा, ये हमें पता है। हमने जांच की मांग की थी, जांच के निष्कर्ष के साथ हम पूरी तरह खड़े हुए हैं, और जो भी अपराधी हैं, वो चाहे वो जिसे हमने शुरू में सोचा था कि वो विक्टिम हैं, जो भी अपराधी हैं उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये याद रखिए कि जो व्यक्ति हमारे पास पहली बार ये शिकायत लेके आई थी, यानी कि उनकी पत्नी, वो तब भी विक्टिम थी, वो आज भी विक्टिम है। मैंने उन तब के रिपोर्ट निकलवा के देखे हैं, हमने उस प्रेस बयान में जांच के अलावा कुछ नहीं मांगा है। आज भी यदि आप और मैं उस दिन शाम को खड़े हों, क्या हम ये नहीं कहेंगे कि ये मामला एक्सीडेंट, सामान्य एक्सीडेंट नहीं लगता, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच हुई, जांच की मांग करनी चाहिए, और जांच से अधिक मांग करने में हम बहुत कोताही बरतते हैं, बहुत सावधानी बरतते हैं। और अभी भी जो उनकी पत्नी का जो बयान है वो साफ तौर पे ये कह रही हैं कि वो हमारे लिए मर चुके हैं, यानी उनकी पत्नी को भी इस पूरे मामले में धोखा हुआ है, उनको आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। उनके पिताजी कल भी मुझे मिले, वो उनके पिताजी पिछले महीना भर से, हम 2 महीना ऑलमोस्ट हो गया है, वो तो हम पे दबाव डाल रहे थे, आके कह रहे थे कि मेरा कुछ करवाओ, आप लोग कम चिट्ठी लिख रहे हो। हमने कहा साहब हमने चिट्ठी लिख दी, जांच की मांग कर ली, इससे फालतू हम क्या कर सकते हैं। पिताजी उनके व्यथित थे कि नहीं कुछ और होना चाहिए, तो जैसे पत्नी उसके अंदर ठगी हुई महसूस कर रही है, पिताजी को भी शायद ऐसा होगा। जांच की मांग करना हमारा अधिकार है, वो हमने किया था। इस्तेमाल गलत तब होता यदि आम आदमी पार्टी कहती कि इसका अपराधी फलां व्यक्ति है, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई करो। जांच की मांग करने में कोई बुराई नहीं थी, और अच्छा हुआ कि जांच हुई और सारी चीज़ें सामने आई। अगर जांच ना होती तो ये सब चीज़ें सामने ना आती, एक नेचुरल डेथ की तरह मामला ख़त्म हो जाता। दिल्ली में आज एक घटना घटी है, कल की एक घटना है जिसमें रेप की गैंगरेप हुआ है, वो भी नाबालिग के साथ, 5 जिनमें जुवेनाइल है। इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखते हैं दिल्ली में, और क्या तमाम कैंपेन जो चलाए जा रहे हैं। मुझे इस घटना की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना घटी तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और दिल्ली में बार बार कहते रहेंगे दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, और इस तरीके के इंतजाम होने चाहिए, और इस घटना की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। सीधी सी बात है इसमें। एक चीज़ मैं अभी और कहना चाहूँगा कि अभी कलराज मिश्र ने एक बयान उनका आया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हिंदुत्व है वो हमारी राष्ट्रीयता है,
मुझे लगता है बीजेपी को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, जिसमें इंडिया दैट इज़ भारत कहा गया है। और जब भी हम लिखते हैं कि आपकी राष्ट्रीयता, तो उसमें इंडियन लिखते हैं, हम भारतीय हैं। तो बीजेपी को फिलहाल इस तरीके का अफवाह फैलाने का अधिकार नहीं है, और ना ही भारत का नाम बदलने का उनके पास कोई अधिकार है। बेहतर हो कि बीजेपी जल्द से जल्द इस तरीके की हरकतों को बंद करे।